लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन बुक का आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें अब तक हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास के 19 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम 20वां चैप्टर शुरू करेंगे। 20वां चैप्टर है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन 3 गोलमेज सम्मेलनों से संबंधित विस्तार से व्याख्या दी गई है, तो इसी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। और जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो पहली बार आए हैं, जो पहले से ही पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। जो पहली बार आए उनके लिए ये सूचना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू गोलमेज सम्मेलनों से। गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की सांप्रदायिक और संवैधानिक समस्या का समाधान करना। प्रमुख जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को सेंट जेम्स पैलेस में इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेसी नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण गिरफ्तार कर लिए गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें देशी रियासतों से 16, ब्रिटिश इंडिया से 57 और ब्रिटिश राजनीतिक दलों से 16 प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें बी.एस. मुंजे, जयकर और दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे। सिखों का प्रतिनिधित्व उज्जवल सिंह और संपूर्ण सिंह ने किया था। दलित जातियों का प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर और रेटामलाई श्रीनिवासन ने किया था। बेगम जहानारा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बाराय नामक दोनों महिलाओं ने प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारतीय ईसाइयों की तरफ से कैटी पॉल प्रतिनिधि थे। सलाहकार के रूप में इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय सिविल सेवा के लॉर्ड हेली ने कहा कि यदि इसे ऐसे व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए जो भारत और इंग्लैंड के संबंध को महत्वपूर्ण समझता है, तो यह सम्मेलन दुखद है। गीदड़ों को चीखने की छूट दे दी गई है। रखवाली करने वाला कुत्ता एक बार भी नहीं भौंकेगा। गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से गांधी एवं इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते या इस पैक्ट की प्रमुख शर्तें: कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेंगे। सविनय आंदोलन करने वाले अहिंसक आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया जाएगा। समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में वहां के लोगों को नमक बनाने की छूट दी जाएगी और महिलाओं को शराब की पैकेटिंग कराने की छूट दी जाएगी। नोट: राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग तो थी, किंतु उनके विरुद्ध हिंसा का आरोप होने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा करने की मांग नहीं थी। इसलिए 23 मार्च 1931 को लाहौर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। गांधी इरविन समझौते का विरोध यूसुफ मेहर अली सबसे मुखर विरोध जमुनादास और इसके अलावा स्वामी गोविंदानंद ने किया था। इस समझौते का समर्थन किया था घनश्याम दास बिरला ने, पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने, बालचंद, हीराचंद और हुसैन भाई लाल जी ने। गांधी इरविन समझौते को के एम मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना कहा। एलन कैंपबेल जॉनसन ने इस समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा था। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप महात्मा गांधी ने तैयार
किया था। इरविन समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमारी स्पष्ट राय है कि राजनेता के रूप में गांधी जी असफल हो चुके हैं। इसके पश्चात जब वे 1931 में कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे तो वहां युवाओं ने काले झंडे दिखाए थे। कराची अधिवेशन में कांग्रेस के एक प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि यदि गांधी जी की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा समझौता किया होता तो उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कराची प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित करते हुए बताया कि जनता के बीच पूर्ण स्वराज्य का अर्थ क्या है। मौलिक अधिकारों के अलावा प्रस्ताव में पहली बार सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों के अधिकारों की एक सूची सामने रखी गई जिनको भारतीय राज्य को पालन करना था। समझौते का महत्व। गांधी जी पहली बार गवर्नर जनरल के बराबर का दर्जा प्राप्त किया अथवा कांग्रेस के समानांतर सरकार बन गई। इस समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु राजी हो गए। इसके पश्चात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ होने से पूर्व इंग्लैंड में राजनीतिक परिदृश्य बुरी तरह बदल चुका था। आर्थिक मंदी के दौर में रैमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बने रहने में सफल रहे। वेजवुड मैन के स्थान पर सैमुअल होर को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। भारत में उदारवादी वायसराय लॉर्ड इरविन के स्थान पर दक्षिणपंथी लॉर्ड वेलिंगटन की नियुक्ति पहले हो चुकी थी। गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए एसएस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भी विशेष प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए वायसराय की सिफारिश पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 111 सदस्यों ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत सचिव सैमुअल होर तथा वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दक्षिणपंथी नेता चर्चिल ने देशद्रोही फकीर गांधी को बराबरी का दर्जा दिए जाने से नाराज था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा विंसेंट चर्चिल ने गांधी इरविन वार्ता के संदर्भ में दी थी। बी आर अम्बेडकर एसएस कॉन्टेरोसो नामक जहाज से सवार होकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। बी आर अम्बेडकर तथा सर तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय तथा सरोजिनी नायडू को कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अब भाग लेने के लिए मनोनीत किया था। हालांकि दोनों ही गवर्नर जनरल के विशेष विशेष प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। गांधी जी सम्मेलन के दौरान किंग्सले हॉल तथा नाइट्स ब्रिज में ठहरे थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर गतिरोध करने के कारण 1 दिसंबर 1931 को समाप्त कर दिया गया। भारत लौटने पर महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय विलिंगटन को मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया। लॉर्ड विलिंगटन ने अपनी बहन को लिखे खत में लिखा कि अगर गांधी न होते तो यह दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत होती। राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक द गुड बोटमैन ए पोर्ट्रेट ऑफ गांधी में लिखा कि सर सैमुअल होर ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया। सम्राट ने पूछा कि मिस्टर गांधी, आपने मेरे पुत्र की भारत में यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया था। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी ने बंबई वापस आने पर कहा कि वे खाली हाथ लौटे हैं, पर जो ध्वज उन्हें सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया गया। लेकिन सांप्रदायिकता की बात को लेकर गोलमेज सम्मेलन में बहस हो गई। गांधी जी सम्मेलन को बीच में छोड़कर हम भारत आ गए। दिसंबर 1931 में बंबई पहुंचते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को दूसरी बार प्रारंभ किया गया। जनवरी 1932 में इरविन की जगह विलिंगटन वायसराय बनकर आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का बहुमत था। अनुदारवादियों ने सैमुअल होर को भारत का मंत्री, लॉर्ड विलिंगटन को भारत का वायसराय
बनाया था। वेलिंगटन के दमनात्मक कार्य आरंभ किए, जिसमें सबसे पहला कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को नैनी जेल, उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी को यरवदा जेल, पूना में बंद कर दिया गया। दमनात्मक कार्रवाई के कारण दूसरी बार असफल हो गया। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ था। 1932 से 1935 तक की प्रमुख घटनाएं: सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड की संसद में सांप्रदायिक पंचाट पास किया गया। इस पंचाट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उनकी देखरेख में यह पंचाट पास हुआ था, इसलिए इसे मैकडोनाल्ड पंचाट भी कहा जाता है। गोलमेज का अर्थ है गोल टेबल, राउंड टेबल। लेकिन किसी भी सम्मेलन में मेज गोल नहीं थी। अंग्रेजों से हिंदी अनुवाद में यह करिश्मा पैदा किया था कि वायसराय ने एक राउंड टेबल टॉक का आमंत्रण किया। वी शुड सिट अराउंड द टेबल एंड टॉक। अंग्रेजी में राउंड टेबल टॉक यह मुहावरा टेबल के चारों ओर बैठकर बातें करने के लिए आता है। किसी हिंदी ने राउंड का अर्थ चारों ओर न समझकर डिक्शनरी का मीनिंग देकर गोल कर दिया। गोलमेज सम्मेलन की मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस समझौते की रिपोर्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पास पहुंचा दी, जिन्हें नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल कर लिया गया। गोलमेज सम्मेलन: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, इसमें गांधी जी ने भाग लिया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तीनों सम्मेलनों में बी आर अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। सांप्रदायिक पंचाट की प्रमुख बातें: सांप्रदायिक पंचाट की प्रमुख बातें, इसमें पहली है कि मुसलमानों के तरह दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। ईसाइयों और महिलाओं सहित कुल 71% आरक्षण दिया गया। गांधी जी ने दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन का विरोध किया। यरवदा जेल में 21 दिन का उपवास रखा। तब मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद आदि ने भीमराव अंबेडकर को गांधी जी से समझौता करने के लिए कहा गया। गांधी जी और अंबेडकर के बीच यरवदा जेल, पूना में बातचीत हुई और समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया, जो 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट की शर्तें: 26 सितंबर 1932 को दलित वर्गों को आरक्षित सीटें 71 की जगह 148 दी गई। दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया गया, बल्कि अ, दलित उम्मीदवारों को सभी जाति के लोग वोट देंगे। केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से 18% स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। 1937 के चुनाव: 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 के प्रारंभ में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव की घोषणा की गई। भारत में 1937 में 11 राज्य या प्रांत थे। 1937 के चुनाव में 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने प्रारंभ कर दिए। 21 जून को वायसराय ने आश्वासन दिया कि गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व उसको प्रांतीय शासन में अंधाधुंध दखल देने का अधिकार नहीं देंगे और मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र की बातों में गवर्नर मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। इस घोषणा के बाद 5 जुलाई को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पद स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने प्रारंभ कर दिए और शीघ्र ही मुंबई में बीजी खेर, संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत 16 जुलाई, मद्रास में सी राजगोपालाचारी 14 जुलाई, उड़ीसा में विश्वनाथ, मध्य प्रांत में डॉक्टर खरे 14 जुलाई और बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा 20 जुलाई को कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। उस समय यह पदनाम प्रीमियर अर्थात प्रधानमंत्री था। एक हस्ताक्षर घोषणा द्वारा गैर कांग्रेसी सदस्यों का एक गुट कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद सितंबर में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी डॉक्टर खान साहब के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया। बंगाल में मुस्लिम लीग के सहयोग से फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी।
सिंध में कुल 60 सीटों में से यूनाइटेड पार्टी को 17, सर गुलाम हुसैन की सिंध मुस्लिम पार्टी को 16, हिंदू सभा को 12, कांग्रेस को 7 और शेष स्थानों पर अन्य दल को प्राप्त हुए। यूनाइटेड पार्टी के नेता नवाज भुट्टो, उपनेता कराची के सेठ अब्दुल्ला हारून के पराजय के कारण गवर्नर ग्राहम गुलाल हुसैन हिदायतुल्लाह ने के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। असम में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सादुल्ला खां के नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यूरोपियों की गठबंधन सरकार बनी। यहाँ कांग्रेस को सभी 33 सीट सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त हुई, जबकि 34 मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में 24 मुस्लिम पार्टी तथा शेष 10 मुस्लिम लीग को मिली। पंजाब में सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने हिंदू इलेक्टोरल बोर्ड व खालसा नेशनल पार्टी के साथ मिलकर मार्च में ही सरकार बना ली, जिसमें 2 हिंदू सदस्य चौधरी छोटूराम और मनोहर लाल भी शामिल थे। बम्बई में बीजी खरे, संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत, मद्रास में सी राजगोपालाचारी, उड़ीसा में विश्वनाथ, मध्य प्रांत में डॉक्टर खरे, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। एक हस्ताक्षरित घोषणा द्वारा 8 गैर कांग्रेसी सदस्यों का एक गुट कांग्रेस में शामिल हो जाने के कारण सितंबर 1937 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया। सिंध मुस्लिम पार्टी के नेता गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह तथा असम में असम पार्टी के मुस्लिम पार्टी के नेता सादुल्ला खां के नेतृत्व में गठबंधन सरकारें बनी। बंगाल में मुस्लिम लीग के सहयोग से फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में सिकंदर हयात के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने हिंदू इलेक्टोरल बोर्ड व खालसा नेशनल पार्टी ने मिलकर मार्च 1937 में सरकार बना ली, जिसमें 2 हिंदू सदस्य चौधरी छोटू राम और मनोहर लाल थे। ये सारी बातें दोबारा रिपीट की गई है इस बुक में। यही एक कमी है कि बहुत सारी चीज़ें वापस रिपीट की जा रही है, हालांकि इसका बेनिफिट भी है कि दोबारा रिवीजन हो जाता है। ये सारा अभी पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था, ये सारी बातें इस पैराग्राफ में पुनः लिखी गई है। अल्पमत के कारण मार्च 1938 में सिंध में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, सितंबर 1938 में असम में सादुल्ला खां की सरकारों का पतन हो गया। इसके पश्चात इन दोनों स्थानों पर कांग्रेस मंत्रिमंडल की सरकार बनी। सिंध में खान बहादुर अल्लाह बख्श तथा असम में गोपीनाथ बारदुलाई के नेतृत्व में सरकार बनी। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल किया तथा बम्बई प्रांत में उसका बहुमत कुछ मतों से कम रहा। इन 11 प्रांतों में बम्बई में मुख्यमंत्री बाल गोविंद खेर बीजी खरे, मद्रास में सी राजगोपालाचारी, उड़ीसा में वी एन दास, विश्वनाथ दास, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा सीपी, संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत एमपी, मध्य प्रांत में एन बी खर्रे, बाद में रवि शुक्ला बने थे। असम में सादुल्ला खां, उत्तर पश्चिमी प्रांत में डॉक्टर खान बहादुर अब्दुल गफ्फार खां के भाई। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में गठबंधन की सरकारें बनी, जिसमें कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में, जहां उप मुख्यमंत्री चौधरी छोटू राम थे। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार बनी। सिंध में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर खान साहब। कांग्रेस ने सभी 11 प्रांतों की कुल 1585 स्थानों में से 1161 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 716 सीटों पर विजयी रही। मुस्लिम स्थानों पर कांग्रेस ने मात्र 58 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से केवल 26 स्थानों पर उसे सफलता मिली। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह पराजित हुई और 11 प्रांतों में कहीं भी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी। उसे 1482 में से केवल 109 स्थान मिले थे। अतः जिन्ना के दिमाग में चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र नेता द्वारा गढ़ा गया पाकिस्तान शब्द का पत्र दिमाग में घूमने लगा। पाकिस्तान शब्द का निर्माण पी से पंजाब का क्षेत्र, ए से अफगान क्षेत्र, के से कश्मीर का क्षेत्र, एस से सिंध का क्षेत्र और तान से बलूचिस्तान। इसी प्रकार यह पाकिस्तान शब्द बना था।
चौधरी रहमत अली ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक पर्चा जारी कर पाकिस्तान के एक पृथक मुस्लिम राज्य की कल्पना को जन्म दिया। इस पर्चे का नाम था अभी नहीं तो कभी नहीं। इस प्रकार पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। ये सभी क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य थे, इसलिए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में इकबाल ने इन्हें स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग रखी। इसलिए इकबाल को पाकिस्तान का आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। पाकिस्तान का जन्मदाता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता उर्दू कवि इकबाल को माना जाता है, जिन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल राज्य की भारत के संघ राज्य की एक इकाई के रूप में कल्पना की थी। इसलिए 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक रूप से पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी और पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी प्रतिपादित किया। इस बात को याद रखने के लिए लाहौर में एक मीनार का निर्माण किया गया, जिसे मीनार ए पाकिस्तान कहते हैं। इस प्रस्ताव को सर सिकंदर हयात खान द्वारा तैयार पर्याप्त संशोधनों के बाद फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत और खलीकुज्जमा द्वारा समर्थन किया गया। इस अवसर पर जिन्ना के कथन थे, हिंदू और मुसलमान दो धर्म नहीं, दो राष्ट्र हैं। हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान सब अलग अलग है। हिंदुओं और मुसलमानों में रोटी और बेटी का संबंध नहीं है। एक धर्म का नायक है, दूसरे धर्म का खलनायक है। इसलिए जब भी अंग्रेज भारत से जाए, मुसलमानों को पाकिस्तान राष्ट्र देकर जाए। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी के इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया तथा 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया। इसी अधिवेशन में एम.एच. गजधर ने कहा कि हिंदुओं को जर्मनी के यहूदियों की तरह खत्म करना चाहिए। 1937 से 1939 तक 2 साल 29 माह तक कांग्रेस पार्टी ने 8 प्रांतों में शासन किया। जुलाई 1940 का पुनः प्रस्ताव। इसके बाद कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना चाहती थी, लेकिन अपनी कुछ शर्तें मनवाना चाहती थी। ये शर्तें थी, भारत को स्वतंत्रता दी जाए, जब तक विश्व युद्ध चल रहा है तब तक कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को मिलाकर अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। लेकिन चर्चिल ने जुलाई 1940 के कांग्रेस के पुनः प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकराया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े नहीं टुकड़े करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को। इसके बाद 1940 में निम्नलिखितों की घोषणा की गई, जिसे अगस्त घोषणा कहते हैं। इस घोषणा में निम्नलिखितों ने कहा कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ देना चाहिए, बदले में ब्रिटिश सरकार उन्हें औपनिवेशिक स्वराज्य देगी। इसके अलावा भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगस्त घोषणा में पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंतिम सरकार की बात स्वीकार कर ली गई, लेकिन कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा कि जिस डोमिनियन स्टेटस पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है। गांधी जी ने कहा कि अगस्त प्रस्ताव में राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकारों के बीच खाई और चोरी होगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र में से आरंभ किया गया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था गांव-गांव जाकर जनता को जागृत करना, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने से रोकना। इस सत्याग्रह की मुख्य बात थी कि सत्याग्रही देश के अलग अलग हिस्सों में जनता को जागरूक करते रहो और दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली पहुंचते ही अनशन करके अपनी गिरफ्तारी देते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्हें 4 माह की सजा हुई। इसमें दिल्ली चलो का नारा होने के कारण इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, लेकिन यह सत्याग्रह भी असफल हो गया। 1941 सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस छोड़ दी
और 3 मई 1939 को ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी बनाई, लेकिन कुछ समय बाद नजरबंद कर दिए गए। नजरबंदी से बचकर अफगानिस्तान होते हुए मिनेसोटा के रूप में सुभाष जर्मनी पहुंचे और हिटलर से भेंट की तथा ड्रेसडन को मुख्यालय बनाकर भारतीय युद्धबंदियों की सहायता से मुक्ति सेना का गठन किया। 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। स्वतंत्र भारत केंद्र के साथ साथ भारतीय सैन्य दल की स्थापना भी की गई। यह केंद्र आजाद हिंद की अस्थायी सरकार का अग्रगामी रूप था, जिसकी घोषणा 2 साल बाद सिंगापुर में की गई। जर्मनी में ही उसको सर्वप्रथम नेताजी कहकर पुकारा गया। भारतीय सैन्य दल को सिंगापुर में सुभाष ने आजाद हिंद फौज में समाहित कर दिया। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत मंत्री एमरी से विचार कर एक योजना तैयार की और युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1946 को एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। इस मिशन का उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ाना। क्रिप्स मिशन आने के पीछे के कारण थे अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक का ब्रिटेन पर दबाव। ब्रिटेन की जनता औपनिवेशिक स्वराज पार्टी को देना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार भारत का सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में लेना चाहती थी। क्रिप्स मिशन के प्रावधान: भारत को औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के साथ देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ब्रिटिश प्रांत और अन्य रियासतों को मिलाकर संघ बनाया जाएगा, जिसमें प्रांतों को छूट होगी कि वे संघ में शामिल हो या न हो। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इस अंतरिम सरकार के रक्षा और विदेश मामले ब्रिटेन के अधीन होंगे। क्रिप्स प्रस्ताव को किसी पार्टी ने, कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग की भावना को संतुष्ट करने के लिए प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश भारत में किसी भी प्रांत या देशी रियासत को अलग रहने का अधिकार होगा। इस तरह प्रच्छन्न रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया, जो एटली के अनुसार पाकिस्तान की संभावना की पहली सार्वजनिक स्वीकृति थी। गांधी जी ने कहा कि यह अग्रिम तिथि का चेक है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथित चेक कहा था। वीर सावरकर ने कहा कि भारत क्रिप्स के बाप की बपोती नहीं है और ये इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कि जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो वातावरण में परिवर्तन होने लगा। भारत चारों तरफ से जापान की सेना से घिर गया। यहाँ एक क्रांति होने जा रही थी। हमें जल्दी चले जाना चाहिए, यह कथन स्टेफर्ड क्रिप्स का है। जब गांधी जी उद्विग्न हो गए तो और कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1944 CR फॉर्मूला राजगोपालाचारी फॉर्मूला राजाजी का फॉर्मूला था, जो 10 जुलाई 1944 को प्रकाशित हुआ। यह फॉर्मूला पहली बार राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था। इस फॉर्मूले के अनुसार मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी मिलकर पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ेगी। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग से स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन उन इलाकों के प्रतिनिधियों की वोटिंग करवाना आवश्यक है। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिया जा सकता है, लेकिन विदेश, रक्षा और संचार संबंधी मामले एक संघ के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। राजगोपालाचारी प्रथम कांग्रेसी थे जिसने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। जिन्ना ने इस फॉर्मूले को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मुझे कटा फटा पाकिस्तान नहीं चाहिए अथवा दिमक लगा पाकिस्तान नहीं चाहिए। CR फॉर्मूले पर आधारित गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में असफल हो गई, लेकिन इस वार्ता ने जिन्ना का कद मुस्लिम लोगों में बढ़ गया। 1945 वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 14 जून 1945 को भारत के वायसराय वेवेल ने संवैधानिक सुधार के लिए वेवेल योजना प्रस्तुत की। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा सभी सदस्य भारतीय हो।
परिषद में हिंदू व मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर हो। सीमांत कबायली मामलों को छोड़कर विदेशी मामले भी परिषद के भारतीय सदस्यों के पास रहेंगे। गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त नहीं किया गया, किंतु उसका अनावश्यक प्रयोग नहीं होगा। युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भारत में ब्रिटेन के व्यापारिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। इस योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन करना था, सर्वसम्मति से संविधान बनाना था। इस उद्देश्य के लिए वेवेल ने 5 कांग्रेस पार्टी के सदस्य और 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शिमला में बुलाया। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन का आयोजन 25 जून 1945 को हुआ था। इसमें कांग्रेस के नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। इस सम्मेलन में 22 सदस्यों ने भाग लिया। मोहम्मद अली जिन्ना के अड़ियल रुख के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्य अनिवार्य रूप से मुस्लिम लीग के द्वारा मनोनीत हो तथा उसमें मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। जिन्ना मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व अब मानते थे। यही कारण था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जल विभाजक की संज्ञा दी थी। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। इसमें 22 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के अड़ियल रुख के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वह कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों के नाम केवल मुस्लिम लीग के द्वारा देना चाहता था। और यही कारण था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जल विभाजक की संज्ञा दी थी। लेकिन जिन्ना को ज्यादा छूट दी। जिन्ना को हठधर्मिता के कारण यह योजना असफल हो गई, क्योंकि जिन्ना ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अबुल कलाम आजाद का अविरोध किया था। 1923 में अबुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोबारा 1940 से लेकर 1946 तक 6 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु बैंकॉक, थाईलैंड में हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंडमान को जीतकर शहीद द्वीप निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। अगस्त 1945 को जापानी सेना के आत्मसमर्पण करने के कारण भारतीय आजाद हिंद फौज को कोई समर्थन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। आजाद हिंद फौज के 3 कमांडर कैप्टन सहगल, कैप्टन ढिल्लो और कैप्टन शाहनवाज के खिलाफ लाल किले में एक मुकदमा चला। ब्रिटिश सरकार ने चलाया, जिसे INA मुकदमा अर्थात आजाद हिंद फौज मुकदमा कहते हैं। इस मुकदमे में इन तीनों को मृत्युदंड दिया गया। इसलिए जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक रोष उत्पन्न हो गया। यहाँ तक कि अंग्रेजों की भारतीय आर्मी भी विद्रोह के लिए उतारू हो गई। इसलिए अंग्रेज सरकार को इनकी सजा माफ करनी पड़ी। विशेष बात, इस मुकदमे में INA की तरफ से वकील थे कैलाश नाथ काटजू, भुल्ला भाई देसाई, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू। इसका नेतृत्व भुल्ला भाई देसाई के द्वारा किया गया था। 1946 जिसमें भारतीय जल सेना का विद्रोह। 18 फरवरी 1946 को INA मुकदमे में भारतीय कैप्टनों के पक्ष में जल सेना ने विद्रोह किया। जल सेना के विद्रोह का मुख्य व तात्कालिक कारण था भोजन, वेतन और पदोन्नति में भारतीय सैनिकों के साथ दिए जाने वाला भेदभाव। इसलिए 1946 में तलवार नामक जहाज जो बंबई बंदरगाह पर खड़ा था के कमांडर MS खान ने विद्रोह कर दिया। इसका साथ VS दत्ता ने दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने अफ्रीका से जल सेना बुलाकर इस विद्रोह को दबा दिया। अंत में सरदार पटेल तथा जिन्ना ने नाविकों से आत्मसमर्पण करने के लिए आग्रह किया। सरदार पटेल ने नाविकों को आश्वासन दिया कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद विद्रोहियों ने 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम दौर में 18 फरवरी 1946 को भारतीय नौसेना ने विद्रोह किया।
विद्रोह का कारण यह था कि जब भारतीय नाविक ने ब्रिटिश अफसर के सामने खराब भोजन की शिकायत की, तब अफसर ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि भिखमंगों को चयन का अधिकार नहीं होता, उन्हें जैसा मिलता है खा लेना चाहिए। इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप नाविकों ने बीसी दत्त के नेतृत्व में जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो के नारे लिख दिए। इसकी शुरुआत तलवार जहाज से हुई। इसका नेतृत्व सिंगलमैन एस एस खान ने किया था। इस दौरान जहां अन्य भारतीय सैनिकों और बंबई की जनता ने भारतीय नौसेना को समर्थन किया, वहीं तत्कालीन समय के दो प्रसिद्ध दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किनारा कर लिया। महात्मा गांधी ने इसे बुरा और भारत के लिए अशोभनीय दृष्टांत कहा। यदि लोगों को नौकरी से शिकायत है तो यह चुपचाप नौकरी छोड़ दें। हालांकि अरुणा आसफ अली ने इसका पलटवार करते हुए लिखा कि नाविकों को नौकरी छोड़ने की बात कांग्रेसियों के मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि वे स्वयं विधायिकाओं में जा रहे हैं। इस दौरान भारतीय नौसैनिकों नौसैनिकों का सर्वाधिक समर्थन कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को इंग्लैंड में 1946 में लेबर पार्टी की सरकार बनी। उनके प्रधानमंत्री एटली बने, जो भारत के प्रति उदार थे। उन्होंने भारत में प्रशासनिक कुशलता का जायजा लेने, भारत को आजादी देने की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, यह उस समय भारत का विभाग मंत्री था। भारत सचिव ए बी अलेक्जेंडर, यह ब्रिटिश का नौसेना मंत्री था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। तीनों कैबिनेट मंत्री होने के कारण कैबिनेट मिशन कहते हैं। तीनों सांसद होने के कारण सांसद शिष्टमंडल भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 को आया था। अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिला, रियासतों के राजाओं से मिला, फिर अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के मुख्य प्रावधान थे: भारत को स्वतंत्र राज्य बनाया जाएगा। भारत का संविधान बनाने हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। उस प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से तथा 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों से चुने जाने थे। भारत के प्रांतों को 3 कैटेगरी में अब बांटा गया: ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी जो हिंदू बहुल राज्य थे, जिसमें मद्रास, बम्बई, सीपी, संयुक्त प्रांत, एमपी, मध्य प्रांत, उड़ीसा और बिहार। बी श्रेणी में उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बहुल राज्य, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, अफगान, सिंध और पंजाब। सी श्रेणी पूर्वी मुस्लिम बहुल्य राज्य, जिसमें असम, बंगाल। देशी रियासतों को यह छूट होगी कि वह चाहे तो इस संघ में शामिल हो और नहीं चाहे तो स्वतंत्र रहे। इस संघ के पास विदेश, रक्षा और संचार के मामले होंगे। इनके अलावा अन्य मामले प्रांतों के पास होंगे। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी। अल्पसंख्यक हितों का प्रस्ताव रखा जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। 6 जून 1946 को 25 जून 1946 को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने कहा कि अब तक भारत में आए शिष्टमंडलों में से सबसे अच्छा कैबिनेट मिशन था। वेवेल की बांटो और भागो की नीति के कारण एटली से मतभेद हो गया, इसलिए उसे बर्खास्त कर दिया गया। वेवेल एकमात्र वायसराय थे जिन्हें बर्खास्त किया गया। उनकी जगह माउंटबेटन को भारत भेजा गया। संविधान सभा का चुनाव। इसी बीच जुलाई 1946 में भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 207 स्थान प्राप्त कर लिए। उन्हें 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हो गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। मुस्लिम लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 सीटें अब प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा झटका लगा, इसलिए उसने घोषणा की कि संविधान से नहीं लड़कर लेंगे पाकिस्तान। प्रत्यक्ष कार्यवाही। 16 अगस्त 1946 के दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सीधा कार्यवाही दिवस मनाने के रूप में निश्चित किया।
इस दिन मुस्लिम लीग के गुंडों ने हिंदुओं पर हमला किया। प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने मुसलमानों पर आक्रमण किए। पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए। वेवेल ने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि चुनावों से बनी परिस्थितियों में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश की। इस समय बंगाल का प्रधानमंत्री सुहरावर्दी था। सुहरावर्दी ने जनता के समक्ष घोषणा करके इस दिन को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुला लिया। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वेवेल बने। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री बनाए गए। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होना चाहती थी। सरदार पटेल गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। जगजीवन राम समाज कल्याण मंत्री, श्रम मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के विभाग थे। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, लियाकत अली को वित्त मंत्री, आसफ अली को रेलवे मंत्री, अब्दुल रब निस्तर को संचार मंत्री, गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री, आई चुंद्रीगर को वाणिज्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री, सी एच भाभा को कार्य तथा खान बंदरगाह का कार्य खान तथा बंदरगाह मंत्री, जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बनाया गया। अंतिम सरकार ने दंगे रोकने का प्रयास किया, काफी हद तक कामयाब रहे। तब 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग की तरफ से 5 एमपी मंत्री बने। इन्होंने कांग्रेस को सरकार नहीं चलाने दी। मुस्लिम लीग के व्यवहार से परेशान होकर सरदार पटेल ने कहा कि अब जिन्ना विभाजन चाहे या न चाहे, किंतु हम विभाजन चाहते हैं। 1947 में माउंटबेटन भारत का वायसराय बनाया गया। 1947 एटली की घोषणा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि हम 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। माउंटबेटन 3 जून 1947 को। माउंटबेटन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटकर आजादी दी जाएगी, अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की, जो माउंटबेटन घोषणा कहलाती है। इन योजना में राज्यों को ए, बी, सी और डी 4 भागों में बांटा गया। ए जिनमें हिंदू बहुल्य क्षेत्र, बी में पंजाब और बंगाल। इन राज्यों के विधानसभा सदस्यों का हिंदू मुस्लिम वर्ग अलग अलग मतदान करवाया जाएगा। उन्हें भारत या पाकिस्तान में रखा जाएगा। उत्तर पश्चिमी राज्य और सिंध राज्य के विधानसभा सदस्यों का सामूहिक मतदान करवाया जाएगा। मतदान के आधार पर भारत और पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। असम के सिलहट, डी नंबर असम के सिलहट क्षेत्र का जनमत करवाया जाएगा। ई नंबर देशी रियासतों के राजाओं को यह छूट होगी कि वे भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल हो सकते हैं अथवा स्वतंत्र रह सकते हैं। उन्हें डॉक्ट्रिन और पैरामाउंट्स ब्रिटिश से मुक्तता किया जाता है। यह प्रस्ताव ब्रिटेन गया और जुलाई 1947 को संसद में पास हो गया। इसमें कुछ बातें और जोड़ी गई। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत को आज़ादी दी जाएगी और विभाजन किया जाएगा। अब जब तक भारत और पाकिस्तान अपना संविधान नहीं बना लेते, 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेंगे। जब तक संसद नहीं बनती, संविधान सभा ही संसद का कार्य करेगी। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। 10 लाख व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि चुना गया। इस प्रस्ताव के बाद भारत और पाकिस्तान अपने अपने गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। पाकिस्तान का वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना को नियुक्त किया। उन्हें वायसराय न कहकर कायदे आजम कहा गया। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय माउंटबेटन को नियुक्त किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया।
गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यदि हमें विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत को प्रत्येक दफ्तर में एक छोटा पाकिस्तान बन जाएगा। आखिर भारत का विभाजन कैसे हुआ? अंग्रेजों ने भारत आगमन के साथ ही भारत विभाजन की नींव पड़ गई थी, क्योंकि वे न तो हिंदुओं के मित्र थे और न ही मुसलमानों के। वे केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मित्र थे। जैसा कि 1853 से 1860 तक बम्बई के गवर्नर रहे एल्फिंस्टन ने लिखा कि बांटो और राज्य करो, यह प्राचीन रोमन कहावत थी और हमारी भी होनी चाहिए, तथा भारत में विभिन्न धर्मों का एक साथ होना हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी बात है। 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों के मन में मुसलमानों के प्रति कटुता दी गई और वह भी आंदोलन ने इसे और कटुता को बढ़ाया। लेकिन इसी दौरान 1871 में विलियम हंटर ने अपने पुस्तक इंडियन मुसलमान में लिखा कि मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि वे विद्रोह कर ही नहीं सकते। उन्होंने मुसलमानों के प्रति उदारता बरतने का सुझाव दिया। इसी दौरान सर सैयद अहमद खान का आगमन होता है। प्रारंभ में हिंदू और मुसलमान की एकता के बड़े समर्थक थे। उनका कथन था कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की दो आंखें हैं। लेकिन जब 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, तब उनका दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि हिंदू और मुसलमान न केवल दो राष्ट्र है, अपितु विरोधी राष्ट्र है। और इन्होंने कांग्रेस का विरोध करते हुए 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया। इसी को आगे बढ़ाने के लिए बाद में मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार के प्रति राजनीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 के प्रांत में हुए चुनाव में 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। बंगाल में फजल उल हक ने बंगाल कृषक पार्टी, पंजाब में सिकंदर हयात खान तथा सिंध में गुलाम हुसैन कांग्रेस मंत्रिमंडल के सहयोग से के नेतृत्व में गठबंधन की सरकारें बनी। तब उन्होंने पीरपुर के राजा के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की, जिसमें कहा गया कि बहुसंख्यक अन्याय से बढ़कर कोई अन्याय नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया गया, क्योंकि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था। पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 की रूपरेखा खलीकुज्मा, फजलुल हक और सिकंदर हयात खान ने किया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में भी तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजी सरकार किसी भी ऐसी राज्य प्रणाली का समर्थन नहीं करेगी जिसमें उस सरकार के अधिकार को देश की एक प्रमुख जाति स्वीकार न करे। 1942 के क्रिप्स मिशन में भी उन्होंने प्रांतों को यह छूट दी गई कि वे भारतीय संघ में विलय होना चाहे तो अपनी इच्छा पर निर्भर है। कैबिनेट मिशन के अनुसार हुए चुनाव में भी मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले थे, जिसके कारण इन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में पूरे भारत में दंगे हुए। बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सोहरावर्दी ने इसमें अहम भूमिका निभाई। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई। प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को रुकावट डालने के लिए इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वीकार कर लिया, जिसके तहत लियाकत अली समेत 5 व्यक्तियों को अंतरिम सरकार में मंत्री बनाया गया। अंत में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई तथा जुलाई 1947 में इसे पारित करके 15 अगस्त 1947 को भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। तो ये था आज क्लास में हमने गोलमेज सम्मेलन से लेकर आज़ादी तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अध्ययन किया।
अगला जो चैप्टर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। अगले चैप्टर में हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। इसी के साथ ही हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।